हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। पहले भी इससे वीडियोस डाली हुई हैं, अगर तुम नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक प्लेलिस्ट बनी है, इसमें आप आसानी से सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश विशेष रूप से उच्च प्रौद्योगिकी, उच्च जोखिम और कथित उच्च पुरस्कार परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध कराने के लिए वित्त पोषण का एक रूप है। डैश इज ए फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशली फॉर फंडिंग हाई टेक्नोलॉजी, हाई रिस्क एंड परसिस्टेंट हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट्स, फिक्स्ड कैपिटल, करेंट कैपिटल, सीड कैपिटल, वेंचर कैपिटल। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम हाई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और हाई रिस्क है जिन चीजों में, और वहां पर जब हाई रिस्क होगा तो वहां पर रिवार्ड भी हमको हाई मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में जिस कैपिटल को हम यूज कर रहे होते हैं, इस तरह के बिजनेस में जिस कैपिटल को हम लगा रहे होते हैं, वो कैपिटल क्या कहलाती है? वो हो जाती है हमारी वेंचर कैपिटल, उद्यम पूंजी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से कौन सी सूची बौद्धिक संपदा नहीं बनाती है? विच ऑफ द लिस्ट बिलो डजंट फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? ट्रेडमार्क, पेटेंट, टैंगिबल एसेट, कॉपीराइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका बौद्धिक संपदा अधिकार होता है, कानून है, जो एक अधिनियम है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें कौन सी चीज नहीं आती है। तो वहां पर ट्रेडमार्क भी आता है, पेटेंट भी आता है और कॉपीराइट भी आता है। क्या नहीं आता? टैंगिबल एसेट, यानी कि मूर्त संपत्तियां जो होती हैं वो उसमें शामिल नहीं की जाती। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश चरण पर उपभोक्ता स्वीकृति निर्धारित करने के लिए संभावित उपभोक्ताओं में नए उत्पाद के विचार का परीक्षण किया जाता है। आइडिया ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज टेस्टेड इन पोटेंशियल कंज्यूमर्स टू डिटरमाइन कंज्यूमर्स एक्सेप्टेंस एट डैश स्टेज। कंसेप्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग, कमर्शलाइजेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कौन सी स्टेज होती है जहां पर जो कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, ये देखने के लिए कि वो उन चीजों को, उन प्रोडक्ट को जो नए बनाए गए हैं एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट क्या कहलाता है? कोई भी नया प्रोडक्ट जब आता है मार्केट में, तो उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले, इंट्रोड्यूस करने से पहले उसके बारे में लोगों को टेस्टिंग की जाती है कंज्यूमर से कि वो, हाँ, उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह का कोई संशोधन, कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है, इन सब चीजों के लिए। तो एक मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा टारगेट किया जाता है, उस हिस्से में उस चीज प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। एक नॉर्मल से देखिए, कोई नया प्रोडक्ट कभी कभी आता है, जैसे कोई कंडीशनर नया कोई कंपनी निकाल रही होती है, तो पहले जो उसके ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे होते हैं उनके साथ वो फ्री सैंपल भेजती है, जिससे कि आप लोग उसको यूज करते हैं। जब हम उसको यूज करते हैं, वो हमको अच्छा लगता है, तो हम जाकर मार्केट में ऑटोमेटिक उसकी डिमांड करते हैं उसको परचेज करने के लिए। जो भी हमारा जो रिटेलर है जहाँ से हम खरीद रहे हैं, उसके पास जाकर के हम उसकी डिमांड करते हैं और वो डिमांड करता है कंपनी से। तो इस तरह से ये रहता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में धीरे धीरे आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके लिए जो भी उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो क्या करता है? टेस्ट मार्केटिंग करता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और भी बहुत से तरीके होते हैं, ऐसे फ्री गिफ्ट दिया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं पर मार्केट में कुछ ऐसी शॉप्स लगी रहती हैं कि जो फ्री सैंपल जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं, या किसी भी चीज के साथ अटैच करके फ्री सैंपल मिल रहा होता है। ये सब तरीके होते हैं टेस्ट करने के कि वो प्रोडक्ट मार्केट में कितना अच्छे से चलेगा, क्योंकि जब आप उसकी डिमांड करेंगे जाकर, तभी क्या होगा, कंपनी को पता चलेगा कि हाँ, इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे एक नई कंपनी बढ़ती है, उद्यमी को डैश की आवश्यकता होगी। एज ए न्यू कंपनी ग्रोज, द एंटरप्रेन्योर विल नीड टू डैश बी रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन द मार्केट, इंश्योर फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर मेंटेन, बिल्ड अ मैनेजमेंट टीम, ऑल द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे जैसे एक नई जो कंपनी उसने बनाई है, एक नया जो अपना उद्यम बनाया है और डेवलप हो रहा है, तो जो एंटरप्रेन्योर होगा उसे किस चीज की इंपॉर्टेंस होती है, क्या करना जरूरी होता है? तो वहाँ पर उसे जो भी मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं उनको जानना, उनके प्रति अलर्ट रहना बहुत जरूरी रहता है कि जो भी मार्केट में या कस्टमर, जो कंज्यूमर है, जिस तरह का चेंजेस चाह रहे हैं, उन चेंजेस के प्रति वो क्या रहे? रिस्पॉन्सिव रहे। उसको जो भी मतलब जैसे पैकेजिंग में किसी तरह की प्रॉब्लम लग रही है या प्रोडक्ट में किसी तरह की इम्प्रूवमेंट है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिव रहे, तैयार रहे। दूसरा है कि वित्तीय नियंत्रण बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने प्राइस को, अपनी सेलिंग प्राइस जो रख रहा है उसको कंट्रोल में रखने के लिए उसे अपनी कॉस्ट को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफरेंस ही उसका प्रॉफिट बनेगा। अगर उसकी
तो वो फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं रखेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी चीज़ें, बहुत खर्चे करने लगेगा, तो वहाँ पर उसकी प्रॉफिट कम होता जाएगा, फिर मार्केट में क्या होगा, धीरे धीरे वो सिमटता जाएगा, वो अपने प्रोडक्ट कम ला पाएगा। नेक्स्ट है एक प्रबंधन टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेली नहीं चल सकती, टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब सारी टीम मिल करके एक ही गोल के लिए काम करती है तभी उसको अचीव कर पाती है, तो इसलिए टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में वर्णन करता है कि उद्यम किस दिशा में जा रहा है, उसके लक्ष्य क्या है, वह कहाँ होना चाहता है और वहां कैसे पहुंचेगा। डैश describes the direction the enterprise is going in, what its goals are, where it want to be, and how it is going to get there. प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी चीज है जो ये वर्णन करती है, जो ये डिस्क्राइब करती है कि जो उद्यम है, जो एंटरप्राइज है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अभी उसकी स्टेज क्या है, वो किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या गोल थे उसकी, किस गोल से वो सेट किया गया था या कौन से गोल उसमें सेट किए गए थे, वो कहाँ जाना चाहता है और कहाँ पर इस टाइम है। यानी ओवरऑल ये देखना कि अभी उसकी एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है या आगे क्या हम चाहते हैं कि हो। इन सारी चीजों को जिसमें पता किया जाता है वो चीज क्या कहलाती है, परियोजना रिपोर्ट, तकनीकी विश्लेषण, बाजार विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण, वो हो जाता है परियोजना रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा व्यवसाय में सुधार करने वाले व्यक्ति को डैश कहा जा सकता है। Someone who improves an existing business can be called dash, a businessman, a professional, a co-worker, an entrepreneur। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसमें जो व्यक्ति सुधार कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, नए आइडियाज को ला रहा है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको इस बारे में बताया हुआ है कि किसी बिजनेस में एज ए वर्कर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो हो जाता है इंट्राप्रेन्योर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाचार को सर्वोत्तम रूप से डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इनोवेशन कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज डैश, द सक्सेसफुल एक्सप्लोइटेशन ऑफ न्यू आइडियाज, द एवोल्यूशन ऑफ न्यू आइडियाज, द अपोजिट ऑफ क्रिएटिविटी, नन ऑफ दीज। तो जो नवाचार होता है, इनोवेशन होता है, कोई नया विचार आना, कुछ नया बनाना, कुछ नया उपयोग के लिए लाना, वो हो जाता है आपका इनोवेशन। तो कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट रहेगा, नए विचारों का सफल दोहन, नए विचारों का विकास, रचनात्मकता के विपरीत, इनमें से कोई नहीं। तो नवाचार में सिर्फ कोई आपका विचार आना नहीं होता कि आपने किसी कुछ सोच लिया। तो क्रिएटिविटी तो हम सबके अंदर है, हम सब लोग कुछ नया नया सोचते रहते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल वो कर पाते हैं। जब हमने जो कुछ नया सोचा है, जो नया कुछ हम लाना चाह रहे हैं, उसको एक्चुअल में हम लाकर उसका यूज कर पा रहे हैं, उसका दोहन कर पा रहे हैं, वो हो जाता है नवाचार। तो सोचता तो इंसान बहुत कुछ है, आप ही लोग बहुत कुछ सोचते होंगे कि इस तरह से करेंगे, ये चीज ला सकते हैं, ये चीज बना सकते हैं, लेकिन हर चीज करते नहीं है, हम लोग सब कुछ कर नहीं पाते। माइंड तो बहुत क्रिएटिव होता है, लेकिन उस माइंड की जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे सोच है, उनको हम एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उन प्लान्स को, उन सोचों को, विचारों को। इसलिए तो यहाँ पर क्या होगा, जो करेक्ट आंसर होगा, द सक्सेसफुल एक्सप्लोइटेशन ऑफ न्यू आइडियाज, नए विचारों का सफल दोहन या उपयोग जो होता है वो हो जाता है नवाचार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे कि आप सब लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, वहां पर कितने नए नए आइडियाज लेकर के वो लोग आते हैं। तो जो आइडिया अच्छे होते हैं, जिसमें आगे फ्यूचर होता है, लगता है कि हाँ इसका बिजनेस बन सकता है आगे जाकर, उसमें ही वो लोग पैसे को, उसमें ही वो लोग मनी को अपनी इन्वेस्ट करते थे। तो वही चीज हो जाती है कि जो नया कुछ थॉट है और वो एक्चुअल में उसको वर्केबल है, उस पर काम किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है, वो हो जाता है नवाचार, इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को एक विशिष्ट अवधि के भीतर एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सघन रूप से विकसित की गई कार्य योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। डैश कैन बी डिफाइंड एज ए स्पेसिफिकली evolved work plan done to achieve a specific objective within a specific period of time. Idea generation, opportunity scanning, strategy, project. क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्पेशली एक टाइम लिमिट की बात करी गई है कि एक अवधि के भीतर हमने कुछ अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सेट किए थे, कुछ विशिष्ट उद्देश्य हमने सेट किए हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर उनको हम अचीव कर लेंगे। तो वो क्या कहलाएगी, वो कार्य योजना या वो वर्क प्लान हमारा क्या कहलाता है, वो हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट या फिर परियोजना। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 33B के अंतर्गत लघु इकाइयों को डैश प्रदान किया जाता है। डैश इज ग्रांटेड टू स्मॉल स्केल यूनिट अंडर सेक्शन 33B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। डिप्रिसिएशन अलाउंस, डेवलपमेंट अलाउंस, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, रिहैबिलिटेशन अलाउंस। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है
कि जो अब 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसकी कोई सेक्शन है 33B। उस सेक्शन में जो स्मॉल स्केल यूनिट्स होते हैं, इसको शॉर्ट में SSU भी लिखा हो सकता है, स्मॉल स्केल यूनिट्स जो होते हैं उसको किस तरह का भत्ता या किस तरह का अलाउंस दिया जाता है, मूल्यह्रास भत्ता, विकास भत्ता, निवेश भत्ता, पुनर्वास भत्ता, उसको दिया जाता है पुनर्वास भत्ता, रिहेबिलिटेशन अलाउंस। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार सूचनाओं के उपयोग और विचारों की रक्षा करते हैं जो डैश के हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR शॉर्ट में बोलते हैं, प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट आर ऑफ डैश, एथिकल वैल्यू, मोरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू। यानी कि जो आपका IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाए गए हैं, ये किस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनके यूजर्स को और जो है थॉट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो हो जाते हैं वाणिज्यिक मूल्य के, कॉमर्शियल वैल्यू जिनकी होती है उनके। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का पेटेंट कराया जा सकता है। द फॉलोइंग कैन बी पेटेंटेड, मशीन्स, डिजाइन्स, कंपोजिशन ऑफ मैटर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से किसका पेटेंट कराया जा सकता है। तो यहाँ पर मशीन का भी करा सकते हैं कि कोई नई मशीन आप बना रहे हैं तो उसका आप पेटेंट करा सकते हैं, डिजाइन का करा सकते हैं और कंपोजिशन ऑफ मैटर का भी करा सकते हैं। तो तीनों ही चीजों का पेटेंट कराया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का उपयोग दूसरों को अधिकार सौंपकर या लाइसेंस देकर नहीं किया जा सकता है। द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय असाइनिंग और बाय लाइसेंसिंग द राइट्स टू अदर्स, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका यूज जो होता है वो दूसरे को राइट्स दे करके या फिर लाइसेंस दे करके नहीं किया जा सकता। जैसे कि पेटेंट है, आप दूसरे को लाइसेंस दे सकते हैं कि वो यूज कर सकता है, लेकिन जो ट्रेडमार्क होता है आप ट्रेडमार्क को किसी दूसरे को नहीं दे सकते, क्योंकि ट्रेडमार्क जो होता है वो आपके प्रोडक्ट की पहचान होता है, एक सिंबल होता है आपके प्रोडक्ट का। इसलिए पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो उसी कंपनी के, जैसे कि हम नेस्ले की बात करें तो नेस्ले पर एक नेस्ट बना होता है, आपने देखा होगा नेस्ले के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं सब पे आपको मिलेगा, तो वो उसकी एक पहचान हो जाता है। इसी तरह हर प्रोडक्ट का अपना एक अलग पहचान होती है, अलग एक सिंबल होता है, तो उसकी पहचान उसी से होती है। उसको आप किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते, किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो भी ओनर होता है उसका उसके गुडविल से सीधे जुड़ा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेडमार्क के रूप में पहचाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई एज ए ट्रेडमार्क, नेम, सिंबल, सिंबल लोगो, लोगो नेम, नेम सिंबल लोगो। तो यहाँ पर किसको हम ट्रेडमार्क की तरह पहचान सकते हैं, तो वहाँ पर नेम भी होता है, सिंबल भी कोई होता है और कोई लोगो भी होता है। नेम जैसे मैंने बाटा का आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था एग्जांपल कि बाटा कंपनी भी है, बाटा उसका ब्रांड भी है और बाटा ही उसका लोगो भी है। साथ में जो सिंबल होता है कोई प्रतीक, जैसा कि मैंने नेस्ले का बताया, और जो साथ में लोगो है, लोगो में जैसे कि SBI है, SBI का अपना एक अलग लोगो है, POB है उसका अपना एक अलग लोगो है, वो हो जाता है लोगो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि जो ट्रेडमार्क होता है उसमें नाम, प्रतीक और लोगो तीनों ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट की विषय वस्तु क्या है। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए पेटेंट, आर्ट, इन्वेंशन, गुड्स, आइडियाज। यानी कि इसका समझ लीजिए पेटेंट में किन चीजों को शामिल किया जाता है, कला, आविष्कार, वस्तु या फिर विचार। तो क्या होता है, जो आविष्कार होते हैं, इन्वेंशन होता है, कुछ नया जो हम बना रहे होते हैं हम उसका पेटेंट करा सकते हैं। जो ऑलरेडी चीजें मार्केट में चल रही हैं उसका पेटेंट हम नहीं करा सकते। जो हम कुछ नया मार्केट में ला रहे हैं, कोई नई मशीनरी बना रहे हैं, उसका हम पेटेंट करा सकते हैं अपने नाम से। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इन्वेंशन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आइडियाज विचार दे रखे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। विचार अभी पहले ही मैंने समझा दिया कि सिर्फ सोचने से या सिर्फ कोई आइडिया आने से कुछ नहीं होता। आप किसी आइडिया का पेटेंट नहीं करा सकते जब तक उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट करके कुछ बनाएंगे नहीं, कुछ नया चीज डेवलप नहीं करेंगे, इन्वेंट नहीं करेंगे, तब तक आप उसका पेटेंट नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आइडिया नहीं, जो इन्वेंशन होगा उस आइडिया से उसका आप पेटेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश से संबंधित कार्य के लिए कॉपीराइट जारी किया जाएगा। द कॉपीराइट विल बी इशूड फॉर द वर्क रिलेटेड टू डैश, मूवी, लिटरेचर, म्यूजिक, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो कॉपीराइट होता है इसको हिंदी में प्रतिलिपि अधिकार भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कॉपीराइट होता है उसमें क्या चीजें आती हैं, किन चीजों को कराया जा सकता है। तो फिल्म, साहित्य, संगीत, इन तीनों का ही कराया जा सकता है। जो मूवीज होती है उनका भी कॉपीराइट होता है, जो भी उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास होता है। जो लिटरेचर है, जिसने जो साहित्य लिखा है, जो बुक लिखी, उसका कॉपीराइट उसके पास होता है।
आप अपनी जो है बुक जो भी आप पास में देखिएगा उसमें लिखा होता है कॉपीराइट बाई। और जो म्यूजिक होता है, जो भी संगीत होता है, तो उसका कॉपीराइट भी होता है। आप किसी भी वीडियो में अपने ऐसे लगाइएगा तो वहाँ पर क्या होता है, आपका कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो यहाँ पे तीनों ही क्या होंगे, कॉपीराइट में आते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल ऑफ द अबव। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।